ना दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था आखिर कैसे एक्रोबैटिक सिल्की आयरा पे झपट्टा मार के उसे पकड़ लेती है और वो यहाँ पे आयरा को पकड़ के कहती है कि मुझे मदर पुकार, क्योंकि एक वक्त में आयरा ने बचपन में उसे गलती से अपनी मदर समझ लिया होता है और एक बार उसे मदर कहा होता है, जो चीज एक्रोबैटिक सिल्की को काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। और फिलहाल उसका ये हुलिया देख के आयरा उससे बोलती है कि तुम मेरी मदर नहीं हो बल्कि एक राक्षस हो। ये चीज एक्रोबैटिक सिल्की को जरा भी पसंद नहीं आती। वो यहाँ पे गुस्से से आयरा को निगल लेती है और उसका सारा का सारा कसूर वो मोमो अयासे पे डाल देती है। वो मोमो अयासे को बोलती है कि तुमने मेरी आयरा को बिगाड़ दिया, जिस वजह से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खैर, हम देख पाते हैं यहाँ पे ओकारू भी अपनी योंकाई फॉर्म में जाते हुए इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्रोबैटिक सिल्की थोड़ी देर में ओकारू पे भी बाड़ी पड़ते हुए उसको भी निगल लेती है। ये चीज देख के मोमो अयासे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यहाँ पे टर्बो ग्रैनी से कहती है कि फौरन से मेरे हाथ खोलो ताकि मैं ओकारू की मदद कर सकूं, लेकिन टर्बो ग्रैनी यहाँ पे इंकार करते हुए कहती है कि मेरे जिस्म को तो देखो, मैं इतनी छोटी हूँ, आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। और अब हम देख पाते हैं इसी वजह से एक्रोबैटिक सिल्की यहाँ पे अपने बालों का इस्तेमाल करके मोमो अयासे को पकड़ के इधर उधर पटकने के बाद उससे भी निगल लेती है। तभी टर्बो ग्रैनी यहाँ पे एक्रोबैटिक सिल्की को वार्न करती है कि इन दोनों के दोनों को अभी ही बाहर निकाल दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें मालूम पड़ता जब एक्रोबैटिक सिल्की जब मोमो अयासे को निगल ली थी तो इसके साथ इसने गलती से अपने कुछ बालों को भी निगल लिया होता है और फिर नजर चपकने की ही देर होती है कि मोमो अयासे उन बालों को अंदर से आग लगा देती है। और अब आखिर ये सब कुछ हुआ ही कैसे, ये चीज हमें टर्बो ग्रैनी से मालूम पड़ती है कि असल में जो आयरा के पास क्रिश्चियनिटी का वो सिंबल था, असल में वो एक लाइटर था जिसका इस्तेमाल करके मोमो अयासे ने अंदर से एक्रोबैटिक सिल्की के बालों को आग लगा दी होती है। इसी वजह से हम देख पाते हैं एक्रोबैटिक सिल्की अब यहाँ पे तीनों की तीनों को निगल देती है बाहर। वो जब उसे जैसे तैसे करके निगलती है, हमें मालूम पड़ता है कि आयरा तो यहाँ पे बेहोश हुई है। ये सब देख के एक्रोबैटिक सिल्की को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो इसी गुस्से से दोबारा से ओकारू और मोमो अयासे पे टूट पड़ती है, जहाँ पे हम देख पाते हैं मोमो अयासे और ओकारू अपनी योंकाई फॉर्म में आयरा को उठा के अपनी जान को बचा के निकल रहे होते हैं। लेकिन एक्रोबैटिक सिल्की काफी ज्यादा फास्ट होती है, वो ऊपर से फौरन से अटैक करने आती है और उसके पैर के नीचे मोमो अयासे आके दब भी जाती है। इसके बाद एक्रोबैटिक सिल्की अपने बालों से ओकारू पे भी टूट पड़ती है, लेकिन ओकारू चीजों के बीच में से होता होता अपनी जान बचा के वहां से खिसक रहा होता है। पर थोड़ी देर में एक्रोबैटिक सिल्की उस तक भी जा पहुंचती है और उससे एक लात मार के उड़ा के फेंकती है। अब होता यह है कि उसके हाथ से आयरा भी जमीन पे जाके गिर जाती है। एक्रोबैटिक सिल्की जैसे तैसे करके आयरा की ओर बढ़ी ही होती है कि अचानक से एक्रोबैटिक को महसूस होता है कि उसका जिस्म आगे नहीं बढ़ा। हमें मालूम पड़ता है जब वो ओकारू के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी और उसके ऊपर अपने बालों से हमला कर रही थी, ओकारू चीजों के बीच बीच में से होता होता गुजर रहा था और ऐसा करने की वजह से एक्रोबैटिक सिल्की के बाल हर चीज के अंदर आके फंसते चले जा रहे थे। मगर एक्रोबैटिक सिल्की यहाँ पे भी ना रुकती, वो फिर गुस्से में आके आसपास की हर चीज को तोड़ने लगती है जिस चीज में उसके बाल फंसे होते हैं, जो देख के मोमो अयासे अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उसके पैरों से उसे जा पकड़ती है। इसके बाद वो ओकारू से कहती है कि अपनी योंकाई फॉर्म में जाके अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके एक्रोबैटिक सिल्की की छुट्टी कर डालो। लेकिन ओकारू ने आज तक कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हमला नहीं किया था, पर फिर भी मोमो अयासे उससे बोलती है मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं हो, जितना कह रही हो उतना ही करो। तो हम देख पाते हैं ओकारू यहाँ पे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके एक्रोबैटिक सिल्की को एक खतरनाक किस्म की टक्कर मारता है और उसके सिर्फ एक ही वार से एक्रोबैटिक सिल्की कहीं दूर जाके गिरती है। उसकी इतनी खतरनाक ताकत देख के मोमो अयासे भी उसकी दाद देती है कि आज तक तुमने कभी किसी पे डायरेक्ट हमला ही नहीं, तो इस वजह से मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इस सब में मोमो अयासे यहाँ पे बोलने लगती है ये तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका है, मैं सोचती हूँ कि अपनी ग्रैंड माँ को यहाँ पे बुलाऊं और इससे फौरन से यहीं पे एक्सरसाइज करवा दूं। रिप्लाई में टर्बो ग्रैनी कहती है इस सब की जरूरत नहीं है, ओकारू ने मेरी पावर का इस्तेमाल करके उस पर डायरेक्टली वार किया और ये एक वार ही काफी है उसका काम तमाम करने के लिए। वो इतनी जल्दी उठने नहीं वाली, अगर वो उठ भी जाए तो वो लड़ने के काबिल नहीं होगी। तो ग्रैनी इसके साथ ही साथ उन्हें याद दिलवाती है कि इस आयरा के पास ओकारू के अंडे थे, जो सुनने की देर होती है मोमो अयासे आयरा के जिस्म में हमारे ओकारू के अंडे ढूंढने लगती है और थोड़ी देर में उससे मिल भी जाते हैं, जो देख के ओकारू और मोमो अयासे काफी खुशी से अपने इस लम्हे को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो आगे से टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर तुम लोगों ने अपनी सेलिब्रेशन कर ली हो तो मैं एक सच्चाई तुम लोगों को बताना चाहूंगी, इस आयरा नामी लड़की की सांसें नहीं चल रही, मतलब कि ये अब मर चुकी है। जो सुनते सारी मोमो अयासे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है
और मोमो अयासे जैसे जैसे उसकी सांसें चेक करती है तो उससे मालूम पड़ता है कि वाकई में आयरा की सांसें नहीं चल रही। इस पर मोमो अयासे काफी फिक्रमंदी से आयरा को कार्डियक मसाज देने लगती है। इस सब में मोमो अयासे यहाँ पे होकर उसे ये भी बोलती है कि अपने मुंह के साथ आयरा के मुंह को जोड़ के उसके साथ अपनी सांसें शेयर करो। मगर टर्बो ग्रैनी उन्हें कड़वी सच्चाई बताती है कि असल में तुम्हारी कार्डियक मसाज उसे वापस नहीं लाने वाली। वो लोग यहाँ पे पैनिक कर रही होते हैं कि इसी बीच में हम देख पाते हैं एक्रोबैटिक सिल्की यहाँ पे अचानक से जाग जाती है और हमें मालूम पड़ता है उससे यहाँ पे सबसे ज्यादा फिक्र किसी और की नहीं बल्कि आयरा की होती है। वो मेरी आयरा पुकारने लगती है, लेकिन यहाँ पे मोमो अयासे उससे आयरा से दूर रहने के लिए बोलती है। लेकिन एक्रोबैटिक सिल्की उन्हें सच्चाई बताती है कि असल में तुम्हारी ये मसाज से वो जिंदा नहीं हो जाएगी, उसे ओरा की जरूरत है। एक जिंदा चीजों के लिए ओरा बिल्कुल एक बैटरी की तरह काम करती है। तो एक्रोबैटिक सिल्की यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है कि मैं सच कहने में उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि इसके बजाय मैं उससे अपना ओरा शेयर करूंगी। अगर मोमो अयासे उससे बोलती है कि अगर तुम उसके आसपास जाओगी तो तुम उससे दोबारा से खाने की कोशिश करोगी। तो आखिर इतना सुनने की ही देर होती है कि एक्रोबैटिक सिल्की जानबूझ के अपने मुंह को पकड़ के वहीं पे फाड़ डालती है। वो बोलती है मेरा जबड़ा पूरे तरीके से टूट चुका है, मैं उससे नहीं निकल सकती। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है तो ये आयरन की रॉड ले लो, अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करूं तो मेरे सर पे मार के वो भी तोड़ देना, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। एक्रोबैटिक सिल्की मोमो अयासे से रिक्वेस्ट करती है अगर तुम चाहो तो तुम अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके मेरे ओरा को आयरा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तुम्हारी साइकिक पावर बिल्कुल एक चार्जर की तरह होगी यहाँ पे ना दोस्तों। जैसे ही मोमो अयासे यहाँ पे एक्रोबैटिक सिल्की के ओरा के लिंक के साथ कनेक्ट ही होती है, हम देख पाते मोमो अयासे उसकी मेमोरीज को देख पा रही होती है और उसकी मेमोरीज के थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि जब एक्रोबैटिक सिल्की एक वक्त में इंसान होती थी तो वो एक सेक्स वर्कर होती थी, अपना जिस्म दे के पैसा कमाती थी और इसके अलावा भी वो काफी तरह तरह की जॉब्स करती थी, जैसे कि सफाई वाला और ग्रोसरी स्टोर में रिसेप्शनिस्ट की जॉब। और इस सब के बावजूद भी वो काफी कम पैसा कमाती थी। वो ये सब कुछ सब अपनी बेटी के लिए करी होती है। वो जब थक हार के हमेशा अपने घर आती होती है तो अपनी बेटी को मुस्कुराता देख के उसका चेहरा भी रोशन हो जाता है और वो कस के हमेशा अपनी बेटी को गले लगाती होती थी। एक माँ सब कुछ अपनी बेटी के लिए झेल सकती है दोस्तों। वो इतनी ज्यादा मेहनत सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए करती थी ताकि वो उसे इसी तरह मुस्कुराता हुआ देखे। वो उसकी हर एक जरूरत की चीजें बाय करती होती है। उसकी बेटी भी अपनी माँ को देख के काफी खुश होती है और हमें मालूम पड़ता है फारक वक्त में ये लोग एक्रोबैटिक डांस भी किया करते थे और इसी की वजह से उसकी मदद थोड़े से पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक्रोबैटिक ड्रेस भी दिलाना चाहती थी ना दोस्तों। इसलिए अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि आखिर उसकी मदद इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती थी। पर एक रोज सब कुछ बदल जाता है। एक रोज एक बहुत बड़ी घटना घटती है। हम देख पाते हैं कुछ लोग अचानक से उसके घर में घुस आते हैं। यहाँ पे वो सब जगह के तोड़ फोड़ करने लगते हैं और एक्रोबैटिक सिल्की को भी काफी ज्यादा मारते हैं। इवन के जो पैसा वो बड़ी मेहनत से जमा कर रही थी अपनी बेटी को एक अच्छा सा सूट दिलाने के लिए, वो पैसा भी वो लोग ले लेते और साथ में उसकी बेटी को भी लेके यहाँ से चले जाते। उस वक्त एक्रोबैटिक सिल्की काफी ज्यादा जख्मी थी पर अपनी फिक्र किए बगैर वो फौरन से अपनी बेटी की ओर भागती है, जबकि बारिश हो रही होती है जिस वजह से उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पे गिर जाता है। उस दौरान एक्रोबैटिक सिल्की का काफी ज्यादा खून बह रहा होता है और उससे मालूम पड़ जाता है कि अब शायद से वो दोबारा अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से उसका दिल टूट जाता है। उसकी एक बेटी ही तो थी जिस वजह से उसकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां थी दोस्तों, वो भी उससे छीन ली गई है और अब उसके लिए जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं बची होती। इस वजह से थक हार के वो फाइनली एक रूफटॉप पे जाती है और अपनी बेटी को याद करने लगती है कि कैसे वो थक हार के जब काम से लौटती थी तो उसकी बेटी उसे आके गले लगाती थी, वो उसे प्यार करती थी। पर अब उसकी बेटी भी उसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाली और वो यहाँ पे एक डांस मूव परफॉर्म करने लगती है, एक्रोबैटिक डांस, जो कि वो अपनी बेटी के साथ भी अक्सर किया करती थी और अपनी बेटी को भी यही डांस सिखाया करती थी। ये डांस करने के बाद वो फौरन से कूद जाती है छत से। फिर कहानी कुछ लम्हे के बाद जाती है जहाँ पे हम देख पाते हैं एक्रोबैटिक सिल्की अब योंकाई में बदल गई होती है, जहाँ पे वो इंसानों के बीच में से गुजर रही होती है और कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। उसके दिमाग में उसे याद नहीं आ रहा था कि जिंदगी की ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज है जो कि वो भूल चुकी है, लेकिन वो उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यही सोच रही होती है कि तभी पीछे से उसे एक बच्ची आके पकड़ लेती है। वो उसे गलती से मदर कह देती है। हमें मालूम पड़ता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी आयरा होती है। उसको देख के एक्रोबैटिक सिल्की को फाइनली याद आता है कि हाँ, मेरी भी एक बेटी थी
और हमें मालूम पड़ता है कि आयरा ही वो उसकी बेटी होती है। इसी सब में आयरा का फादर उसके हाथ से पकड़ के उससे ले जाने लगता है। वो आयरा को समझाता भी है कि हर औरत को अपनी मदर मत समझो। तो आयरा आगे से जवाब में कहती है वो बस मुझे अपनी मदर जैसी लगी थी। खैर आखिर हमारी मदर कहाँ पे है? आयरा का फादर इसके रिप्लाई में कहता है आयरा मैंने तुम्हें लाख बार कहा भी है कि तुम्हारी मदर काफी दूर गई हुई है और उन्हें आने में काफी ज्यादा समय लगेगा, तो उनके लिए ही हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। वो ये जैसे तैसे बोल रहा होता है। आयरा पीछे मुड़ के एक्रोबैटिक सिल्की को गोरी होती है और वो जाते हुए उससे बाय भी कहती है। तो इसी वजह से एक्रोबैटिक सिल्की की आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। उसे यकीन आ जाता है कि ये मेरी ही बेटी है। यही उसका सारा का सारा एक कड़वा सा पास्ट मोमो यहाँ से अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके देख पा रही होती है। उसका पास्ट इतना ज्यादा दुख बड़ा होता है कि मोमो अयासी की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब हम देख पाते हैं यहाँ पे एक्रोबैटिक सिल्की ने अपना सारा का सारा ऑरा आयरा को दे दिया है, जिस वजह से आयरा दोबारा जिंदा हो जाती है। और वो जैसे जैसे जिंदा होती है आयरा की भी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे भी ये सारी की सारी मेमोरीज अपनी मदर की दिख रही थी, जिसको देख के आयरा को भी दिल में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अब हम देख पाते हैं अपने सारा का सारा ऑरा आयरा को देने के बाद एक्रोबैटिक सिल्की यहाँ पे रेजा रेजा होके खत्म होने लगती है। वो यहाँ पे जाते जाते आयरा से माफी मांगती है कि मैं तुम्हारी माँ थी, लेकिन देखो मैंने तुम पे क्या जुल्म किया। मैं अपने इमोशंस को ही नहीं कंट्रोल कर पा रही थी और मेरे अपने इमोशंस ने ही मुझे मॉन्स्टर बुला दिया। आयरा तुमने ठीक कहा, मैं एक राक्षस हूँ। उसे यूं रेजा रेजा होता देख के मोमो से टर्बो ग्रैनी से पूछती भी है कि आखिर वो क्यों गायब हो रही है। टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि जैसे कि एक्रोबैटिक सिल्की ने अपने मुंह से कहा ओरा एक बैटरी की तरह होता है, जिसके पास ओरा हो उसकी जिंदगी ही चलती है, जिसके पास ओरा खत्म हो जाए वो मर जाता है। तो एक्रोबैटिक सिल्की ने अपना चू के सारा का सारा ओरा आयरा को दे दिया। अब जाहिर सी बात है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जाते जाते एक्रोबैटिक सिल्की को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा होता है, पछतावा हो रहा होता है कि काश वो एक अच्छी माँ बन पाती, काश उसने अपनी बेटी के साथ और खेली होता, काश उसने अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दी होती, काश कि वो किसी और से पैदा होती तो उसकी बेटी की अच्छी जिंदगी होती। ये सारा का सारा रिग्रेट एक्रोबैटिक सिल्की को मरते दौरान हो रहा होता है। एक्रोबैटिक ये सब कुछ सोचते सोचते काफी ज्यादा रो रही होती है। तो टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है मोमो यासी को उसको अभी भी इस दुनिया के साथ अटैचमेंट हो रही है, जिस वजह से वो पास ऑन नहीं हो पाई। मोमो यासी पूछती है आखिर इसका क्या मतलब है। तो टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है इसका मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ना वो हेल में जाएगी और ना ही वो हेवन में जाएगी, और इसके साथ ही साथ उसे सारे लोग भूल भी जाएंगे। मोमो यासी को ये सुन के और भी बुरा लगने लगता है कि एटलीस्ट वो हेवन तो डिजर्व करती है, लेकिन उसकी अटैचमेंट चूंकि इस दुनिया के साथ अभी भी है, वो हेवन में नहीं जा पाएगी। और इवन कि उसकी अपनी बेटी भी उसे बुला देगी, जो कि और भी काफी ज्यादा दुख बड़ा होगा। मोमो यहाँ से पूछती है कि हम कुछ तो कर पाएंगे, आखिर कुछ तो हम यहाँ पे कर सकते होंगे। तो टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि अगर वो वाकई में हेवन में जाना चाहे तो वो उसकी अपनी चॉइस है, मतलब कि उसको मरते हुए काफी ज्यादा रिग्रेट है। अगर ये रिग्रेट किसी वजह से खत्म हो जाए तो शायद से वो हेवन में जा सकती है। अगर एक्रोबैटिक सिल्की का बचतावा यहाँ पे खत्म हो जाए तो शायद से वो हेवन में जा सकती है, शायद से वो मूव ऑन हो सकती है। यही चीज जान के यहाँ पे आयरा उससे फौरन से अपनी मदर को हग करती है और वो उससे बोलती है कि मदर आपने मुझे ये जिंदगी दी, ये मेरे लिए बहुत 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 अच्छी चीज थी। आपने जितना मेरे साथ खेला उतना किसी की माँ नहीं खेलती, आपने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद एक्रोबैटिक सिल्की का जो पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा खत्म हो जाता है। हम देख पाते हैं एक्रोबैटिक सिल्की का जो काला काला रेजा थी अब वो यहाँ पे व्हाइट में बदल जाती है, मतलब कि फाइनली वो अब हेवन को अचीव कर पाई है। इवन कि वो अभी जैसे जैसे रेजा हो रही होती है, मोमा यासी को अभी भी काफी दुख होता है। उसकी बेटी भी उसे रेजा रेजा होते हुए देख के क्या होती है, फाइनली वो हेवन में चली गई। मदर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको कभी नहीं भुला पाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड खत्म होती है। आज की एपिसोड आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।